जब किसी भी देश के युवा आंदोलन पर उतरते हैं, जब किसी भी देश के युवाओं का आक्रोश आसमान पर पहुंच जाता है, तो दृश्य कैसे होते हैं। नेपाल से आई इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल में सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन शायद ही आपने कभी देखा होगा, जो पिछले 7 घंटों से नेपाल के अलग अलग शहरों में हो रहा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नेपाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। अगर ये कहें कि नेपाल की पूरी सत्ता को वहां के युवाओं ने अपनी शक्ति दिखा दी है, तो गलत नहीं होगा। ये नेपाल के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। नेपाल के युवा सड़क पर उतरकर, संसद में घुसकर नेपाल की सेना और पुलिस को चुनौती देकर ये बता रहे हैं कि वो ओली सरकार को बेदखल करने की शक्ति रखते हैं। वो नेपाल में एक नया राज कायम करने की पावर रखते हैं। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता का पावर हाउस कहे जाने वाली संसद में इस तरह से आक्रमण किया गया है। आज दोपहर प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। कई प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गए थे। आप जानते हैं सत्ता विरोधी इस लहर की मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है नेपाल सरकार का वो फैसला जिसमें सोशल मीडिया को बैन किया गया है। कई सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। सही मायने में समझे तो ये रील्स के लिए रण है। नेपाल की संसद पर आक्रमण है। नेपाल में संसद भवन, राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगाया गया है। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में कर्फ्यू है। आर्मी को तैनात किया गया है। जेन जी के प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोली का भी असर नहीं हो रहा है। उग्र हो चुके प्रदर्शनकारियों पर सेना के जवान सरेआम गोली चला रहे हैं। इस वायरल तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे नेपाल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ओली सरकार की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेपाल में जेन जी के विरोध की तस्वीरों के साथ इसकी पूरी कहानी को भी समझिए। आज से 4 दिन पहले 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा भी दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाया, जिसके बाद आज ये बैन युवाओं की नाराजगी का बम बन गया। आक्रोश का ऐसा विस्फोट हुआ कि नेपाल की पूरी सत्ता हिल गई। ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि आखिर सरकार के एक फैसले से इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, जो हर आंदोलन का रूप ले चुका है। दरअसल ये लोग सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि सोशल मीडिया से इनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया से होने वाली कमाई खत्म हो चुकी है। कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। विदेशों में रहने वालों से बात करना महंगा हो गया है। सवाल यही है कि आखिर इस प्रदर्शन की सही वजह क्या है? क्या इन युवाओं को उकसाया जा रहा है? क्या इस विरोध बम का रिमोट नेपाल से बाहर है? ये सवाल भी आज ट्रेंड कर रहा है। आगे कुछ बयानों के साथ इस सवाल का भी हम जवाब देने वाले हैं। नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको ये महसूस होगा कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है और नेपाल के युवा आखिर चाहते क्या है। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर हाथ में लेकर सड़क पर उतर रहे हैं युवा। पोस्टर पर इन नेताओं की तस्वीर के साथ वांटेड लिखा है। मतलब ये कि इनके टारगेट पर नेपाल की पूरी सत्ता है। इनकी हिट लिस्ट में नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हैं। ये तस्वीर ओली सरकार के लिए कई संदेश दे रही है। इसमें कई संकेत भी हैं। आंदोलनकारी छात्र सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले फैसले के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी आक्रोशित हैं। इनका गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि नेपाल की सरकार चलाने वाले बूढ़े हैं। मतलब यहाँ बूढ़ी सरकार है। ये लड़ाई बूढ़ी सरकार और जेन जी के बीच की भी है। नेपाल में जब बूढ़ी सरकार वाली बहस हो रही है, युवा इसका विरोध कर रहे हैं, तो आज आपको ये भी जानना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। रामचंद्र पौडेल जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उनकी उम्र 80 वर्ष है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र 73 साल है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक की उम्र 61 वर्ष है। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा की उम्र 63 वर्ष है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की उम्र 65 साल है। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग जो नेपाल के सूचना व प्रसारण मंत्री हैं, उनकी उम्र 67 वर्ष है।
इन दलीलों और तर्कों के अलावा नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शन में कई और एंगल हैं। नेपाल के आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ घुसपैठिए भी हैं, जिनकी एंट्री से प्रदर्शन हिंसक हुआ है। वहीं नेपाल की सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। ये दावे किए जा रहे हैं कि नेपाल के युवाओं के पीछे अमेरिकी मदद संभव है, लेकिन एक और बड़ी बात है जो नेपाल सरकार के फैसले में भी दिख रही है। नेपाल सरकार ने अमेरिका से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है, लेकिन चीन से जुड़े प्लेटफॉर्म पर एक्शन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब को बैन किया गया है, जबकि चीनी प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वीचैट, वीबो को पूरी आज़ादी है। ये सही बात है कि जो भी सोशल मीडिया थे, जो नेपाल के लॉज के हिसाब से वो रजिस्टर्ड नहीं थे, गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया। और लेकिन एक्शन ये इस तरह से एक्शन हड़बड़ा के नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा कहना है, क्योंकि इससे पूरा आपका राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी आती है, और जिसमें ऑलमोस्ट जो जेनजी के ही लोग उसमें रहते हैं। तो आज हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब चीन भ्रमण से प्रधानमंत्री ओली नेपाल वापस आए, तब ये हठात ये निर्णय करवाया कि अब 26 सोशल मीडिया बंद करवाया जाएगा। इसके वजह से जो युवा में गुस्सा था वो एकदम एक तरह से भटक गया। भड़क जाने के बाद ये आंदोलन ऐसे उठा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अब ये बताते हैं कि कैसे भारत को पड़ोसी देशों में पिछले कुछ वर्षों में सत्ता वाली खलबली देखने को मिली है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ था, जब म्यांमार की सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से हटा दिया था। वर्ष 2022 में श्रीलंका में सत्ता विरोधी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ हंगामा किया था। आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग नाराज थे। जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे को परिवार देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर गए थे। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। अब नेपाल के युवा ओली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। यहाँ मुद्दा सोशल मीडिया पर बैन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बूढ़ी सरकार, भ्रष्टाचार समेत कई और बातें हैं जो ओली सरकार का संकट बढ़ा सकती हैं। अब आप सभी न्यूज मित्रों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, उसकी बात करते हैं। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब सोशल मीडिया पर ऐसी ही मीम्स उस हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर वायरल हो रहे हैं जिसका प्रीमियम आप बीमा कंपनियों को पूरी ईमानदारी से देते हैं। हाल ही में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% जीएसटी को खत्म किया है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कोई भी जीएसटी आपको नहीं देना होगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आपके इस शुद्ध लाभ पर किसी की गिद्ध दृष्टि है। अभी तो आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी वाली छूट मिलनी शुरू भी नहीं हुई है, और आपके फायदे को उड़ाने के लिए गिद्ध पहले ही तैयारी कर चुके हैं। दरअसल इससे जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो आपकी जीरो जीएसटी वाली उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। ये रिपोर्ट है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च की, जिसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिलेगा। अब बीमा कंपनियां ग्राहकों से 3 से 5% ज्यादा प्रीमियम वसूल सकती हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलने की वजह से बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। बीमा कंपनियां अपने खर्च की भरपाई ग्राहकों से ज्यादा प्रीमियम लेकर करेंगी। मतलब यह हुआ कि बीमा कंपनियों की गिद्ध दृष्टि ग्राहकों को मिलने वाले फायदे पर टिक गई है, और सरकार की राहत से 2 कदम आगे निकलकर इन बीमा कंपनियों ने ग्राहकों के शुद्ध लाभ में डाका डालने का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे आपको कम प्रीमियम का थोड़ा लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इसमें पेच कहाँ है। सरकार तो आपको जीएसटी वाला पूरा फायदा देना चाहती है, लेकिन बीमा कंपनियां क्यों अपनी कैंची से उस फायदे को काटने के लिए तैयार बैठी हैं? इसका जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब तक जो बीमा कंपनियां ग्राहकों से 18% जीएसटी लेती थीं, उसका इस्तेमाल वो अपने खर्चों को कवर करने के लिए भी करती थी, जैसे एजेंट्स का कमीशन, कंपनी की मार्केटिंग, ऑफिस का किराया या फिर दूसरे खर्चे जो वो करती हैं।
इन खर्चों पर बीमा कंपनियां जो जीएसटी देती थी उन्हें आपसे मिलने वाले जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर एडजस्ट कर लेती थी और बाकी पैसा सरकार को दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया है, तो बीमा कंपनियां अपने टैक्स को बचाने के लिए एक नया तिकड़म निकाल सकती हैं और वो है प्रीमियम बढ़ाने का। मान लीजिए अब तक आप 20,000 रुपए के प्रीमियम पर 18% जीएसटी के हिसाब से 23,600 रुपए देते थे, तो कंपनी अपने खर्चों को ग्राहकों से मिलने वाले जीएसटी से कैसे एडजस्ट करती थी आप वो देखिए। जैसे अगर कोई कंपनी ऑफिस रेंट के लिए 4,000, एजेंट कमीशन के 3,000 और मार्केटिंग पर 3,000 रुपए खर्च करती थी, तो इस 10,000 के खर्च पर 18% जीएसटी के हिसाब से उन्हें 1,800 रुपए देने होते थे। इसी 1,800 रुपए के जीएसटी को बीमा कंपनी ग्राहकों से मिलने वाले 3,600 रुपए से निकालकर अपना खर्च मैनेज करती थी और बाकी के पैसे सरकार को देती थी। इस पूरे प्रोसेस को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन नए बदलाव के बाद आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो कंपनी क्या करेगी? इसीलिए उसने आपके शुद्ध लाभ को लूटने की तैयारी कर ली है और ये सिर्फ एक मॉडल है। सोचिए अगर बाकी के मामले में भी कंपनियों ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला निकाल लिया तो आपकी झोली में जीएसटी लाभ के नाम पर सिर्फ कुछ चिल्लड़ ही बचेंगे। कंपनियां यह कह रही हैं कि अगर आप जो है इंश्योरेंस जीरो कर रहे हो, कोई भी टैक्स जीरो मतलब 5% में आप नहीं डाल रहे हो, तो ये जो आईटीसी हमको एज ए कॉस्ट होगा, जो अप्रॉक्स 5 to 7% हम रिकवर कर लेते थे कस्टमर से, अब वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट जो है वो चाह रही हैं कि हम प्रीमियम बढ़ा के रिकवर करें, क्योंकि ये अगर हमें जीएसटी रिकवरी इस पर नहीं है एज आईटीसी, तो हम तो हमारे बैलेंस शीट में, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा बुक हो जाएगा, तो हमारा लॉस उतने से बढ़ जाएगा। तो ये हमें जो है कस्टमर से रिकवर करना चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट जो है 5% जीएसटी डाल के रिकवरेबल जीएसटी लाए, सो दैट जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो P&L आइटम की जगह बैलेंस शीट आइटम बना रहे और हम इसको पीएल में चार्ज ना करें। तो ये टेक्निकल और व्यवहारिक दिक्कत इंश्योरेंस कंपनियों के सामने आ रही है, जिसकी मांग उन्होंने सरकार से की है। रूमर सुनाई दे रहे हैं कि शायद इंश्योरेंस कंपनी 5%, 6% प्रीमियम बढ़ा देगी। अब तक ये कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है, तो आप इस बात पे भरोसा ना करें और वील हैव टू वेट। 22 सितंबर के बाद में अगर जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी अपडेट्स आएंगे, उसको हमें फॉलो करना है। वैसे जीएसटी की चिंता छोड़िए, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जरूरत पड़ने पर आपका क्लेम पास भी होगा या नहीं। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस में कितना क्लेम पास किया जाता है और कितना रिजेक्ट हो जाता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट किए, जो वर्ष 2022-23 से 19% ज्यादा है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा खारिज किए गए थे। यानी आप ये सोचकर अपनी सैलरी से हर महीने या सालाना प्रीमियम भरते हैं कि भगवान न करे अगर आपको अस्पताल में किसी बीमारी की वजह से भर्ती होना पड़े और उसके इलाज में कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो ये इंश्योरेंस कंपनियां संकट के समय में आपके मित्र के तौर पर खड़ी रहेंगी, जैसा इन कंपनियों के विज्ञापन में दावा किया जाता है। लेकिन असल में इन दावों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अब आपको बीमा कंपनियों की और सच्चाई भी दिखाते हैं। ये ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा छप्पर फाड़ कलेक्शन जमा किया जा रहा है, धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी निकाली जा रही है, लेकिन जब क्लेम पास करने की बात आती है तो कई बार पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी कह दिया जाता है कि क्लेम पास नहीं हो सकता। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की, 11,19,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन क्लेम सिर्फ 7,66,000 करोड़ रुपए के ही पास हुए, जबकि 3,53,000 करोड़ के दावे किसी न किसी वजह से खारिज कर दिए गए। यानी बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने में तो चैंपियन हैं, लेकिन आपके जीएसटी वाले शुद्ध लाभ पर उनकी नजर टिकी हुई है। अगली खबर राजनीतिक सत्ता की है, जिसमें आज एक बार फिर से बिहार की चर्चा है, लेकिन यह चर्चा अच्छे कारणों से नहीं, बल्कि नेताओं के अपशब्दों और राजनीति की गिरती मर्यादा के कारण है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाषा का पाताल लोक और गहरा होता जा रहा है।
हर दिन ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जो घटिया बयानों की रेस में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। पीएम मोदी और उनकी मां को कहे गए अपशब्दों के बाद अब तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री के लिए अपशब्दों की एक नई खेप आई है। ताजा मामला बिहार के नवादा का है, जहां आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर अपमानजनक तरीके से बयान दिया। राजबल्लभ यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव समाज से वोट मांगते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसी समाज की लड़की को योग्य नहीं समझा। इसके बाद जो उन्होंने कहा, हम आपको सुनवा नहीं सकते। उनका बयान बेहद अश्लील और स्तरहीन है। हालांकि ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। राजबल्लभ यादव के बयान पर आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव का बल्कि पूरे यादव समाज का अपमान है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह बयान दिया गया है, जबकि बीजेपी के नेता राजबल्लभ यादव के बयान से काफी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। वो न सिर्फ बयान की आलोचना कर रहे हैं बल्कि ये गलत है ये भी कह रहे हैं। आरजेडी भले ही इस बयान में बीजेपी का एंगल देख रही है, लेकिन राजबल्लभ यादव का आरजेडी से डीप कनेक्शन रहा है। वो लंबे समय तक आरजेडी के विधायक ही रहे हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि वो एक दौर में लालू यादव के परिवार के बहुत करीबी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव को टारगेट कर लिया और उनकी पत्नी के स्तरहीन बातें उनकी पत्नी के लिए की। इस पर हमने सत्य की एक छोटी सी कुंजी बनाई है, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस बयान पर भड़की चिंगारियों वाली रील को देख लीजिए। खाली वोट को तो करता है, अब बिहार का देखो बात होता है तो कहाँ करूँ क्या है। लोगों जागरूक जी के लड़की को उनका कल्याण होता नहीं है। हरियाणा पंजाब इस समाज से बहिष्कृत हो चुके हैं और समाज ने हुक्का पानी बंद करने का निर्णय ले लिया है। मानसिक रूप से जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है और ये भाषा की मर्यादा इन्होंने तोड़ी है तो कुछ कट्टा बंदर बन करके रह जाएंगे। किसी के पत्नी के लिए और महिला के लिए जिस तरह के शब्द राजबल्लभ यादव ने कहे वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक मतभेद हमारा होगा तेजस्वी यादव से, लेकिन किसी के परिवार के लिए ऊंचे शब्द का इस्तेमाल किसी को करने की इजाजत नहीं हो सकती। खासकर महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए भाषा की मर्यादा किसी को भी तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी की भी पत्नी हो, किसी की माँ भी होगी, किसी का बहन भी होगी, तो इस तरीके का कमेंट तो हमारे समझ से न होना चाहिए। किसी की पत्नी के बारे में क्यों हम कमेंट करें भाई, उसका अधिकार नहीं है, ऐसा बयान जाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचायक है। किसी भी महिला के प्रति सम्मान का ही भाव होना चाहिए, चाहे वो आपके घर की महिला हो, चाहे वो समाज की कोई महिला हो। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, भले ही तेजस्वी यादव जी विपक्ष के हमारे नेता हैं, लेकिन ये उनकी आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता है कि उनका विवाह वो कहाँ करते हैं या उन्होंने कहाँ किया। तो मातृशक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति रही है, इसलिए मेरा मानना है कि राजबल्लभ यादव जी को इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री पर आपत्तिजनक बयान देने वाले राजबल्लभ यादव काफी कुख्यात नेता रहे हैं। उन पर रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं। नाबालिग से रेप के एक मामले में वो 9.5 वर्ष के बाद जेल से बाहर आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला कर दिया। अगर राजनीतिक ठिकाने की बात करें तो वो लालू यादव के परिवार के काफी करीबी रहे हैं। 1995 में पहली बार वो निर्दलीय चुनाव जीते और विधायक बने। इसके बाद 2000 में आरजेडी ने टिकट दिया और फिर वो चुनाव जीते। 2015 में आरजेडी के टिकट पर फिर विधायक बने, लेकिन नाबालिग से रेप के कारण उनकी सदस्यता चली गई। 2020 में आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और वो भी विधायक बन गई। यानी राजबल्लभ यादव पर लालू परिवार की कृपा ठीक ठाक रही है, लेकिन इस बार मामला अलग है। पिछले दिन राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी के मंच पर नजर आई थी। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी से उनका टाटा बाय बाय हो गया है और अब वो एनडीए की तरफ ज्यादा समर्पित दिख रही हैं। शायद यही वजह है कि राजबल्लभ यादव आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। वैसे कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन उसे थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए।
तेजस्वी यादव किससे शादी करते हैं, कहां शादी करते हैं, ये उनका निजी मामला है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उन पर और उनकी पत्नी पर इस तरह का निजी हमला नहीं होना चाहिए। ये अनैतिक और अमर्यादित है। हालांकि बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं की गंदी जुबान ज्यादा ही लीक कर रही है, जो सही नहीं है। सत्ता में अब न्यूज मित्रों के उस मित्र की बात जो गर्मी में उनका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन जब इस साथी का सही से ख्याल ना रखा जाए, रख रखाव में लापरवाही की जाए, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप वो देखिए। हम बात कर रहे हैं उस एयर कंडीशनर की जिसका इस्तेमाल इस वक्त सभी न्यूज़ मित्र अपने घर, दफ्तर या कार में करते होंगे। लेकिन गर्मी से राहत देने वाला यही इस एसी कैसे एक बम बन सकता है, आप नोट कीजिएगा। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 50 वर्ष के सचिन कपूर, 48 वर्ष की उनकी पत्नी रिंकू कपूर और 13 साल की उनकी बेटी शामिल हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि एसी का कंप्रेसर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर फटा, जबकि दूसरे फ्लोर पर मौजूद फ्लैट में सचिन अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। तभी एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ। धुआं पहले फ्लोर से उठा और दूसरे फ्लोर के कमरे में भर गया। इसी में दम घुटने की वजह से सचिन, रिंकू और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनका 24 साल का बेटा किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वैसे तो ये खबर आज कई लोगों को छोटी और सामान्य लग रही होगी, लेकिन इस खबर में आप सभी न्यूज़ मित्रों के लिए बड़े और ख़तरनाक संकेत हैं। इसीलिए हमने इसे सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपको एसी बम से सावधान करने वाली एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले एक रील जिसमें घर में लगे एसी वाली बम वाली टिक टिक है। बचा लो यार, मेरा सब कुछ मेरा भी। सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई और वो जो आग है वो एसी ब्लास्ट होने से लगी। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये जो इस आग की लपटों ने एक परिवार को जो है वो निगल लिया। मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूँ। उस परिवार में पिता, पुत्री और माँ बेटी की तीनों ही लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और जो बेटा है वो किसी तरह से कूद कर यहाँ से निकल पाया। एसी का जो ब्लास्ट होने से एक पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। 3:15 बजे मैं और मेरी बेटी इसी कमरे में सो रहे थे। मेरे ही घर में लगी, मेरे ही स्प्लिट पे लगी, वो सारा आग नीचे गिरी है और फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया, सो रही थी। लेकिन सेकेंड फ्लोर के लोग पूरा फैमिली जो है वो चली। वो एक्चुअली आप अगर उनका फ्लोर देखेंगे उसमें आग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो बाहर को भाग गए ऊपर की ओर सीढ़ियों में, और वहाँ ताला लगा भी हुआ था 4th फ्लोर वालों का, उनका रूफ राइट है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझाते, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। इसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे ना, इसकी वैसे ही पूरे घर में आग लगी है। ये लोग तो बच गए हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर दम घुटा है, जो अंदर से सीढ़ियों में से धुआं गया है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से जो है दम घुटा। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी पे शॉर्ट सर्किट से जो धुआं ऊपर गया, तो सेकंड फ्लोर पे जो सो रहे थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई, एक डॉगी की डेथ हुई है, उनका बेटा है आर्यन, वो बच गया। फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं अभी, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कॉलोनी। दावा है कि एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इसके अलावा घर की वायरिंग पुरानी थी जो लोड नहीं झेल सकी। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आखिर कोई एसी अचानक बम क्यों बन जाता है। जैसे एसी में ब्लास्ट की बड़ी वजह होती है गैस लीकेज। सभी एसी में रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल होता है जो हवा को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह का लीकेज हो और किसी कारणवश ये गैस किसी शॉर्ट सर्किट या स्पार्क के संपर्क में आ जाए तो एसी फट सकता है। इसीलिए ध्यान दें, एसी की गैस लीक नहीं होनी चाहिए। एसी फटने का दूसरा कारण खराब मेंटेनेंस है। इसीलिए एयर कंडीशन को वक्त पर सर्विस कराना चाहिए और किसी भी दिक्कत में तुरंत चेक भी करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एयर कंडीशनर के कंडेंसर कॉइल में धूल या गंदगी ना जमी हो, क्योंकि ऐसा होने पर हीट अच्छे से पास नहीं होगी और एसी फट जाएगा। एसी को बहुत लंबे वक्त तक चलाने से भी बचना चाहिए। दिन के वक्त कोशिश करें कुछ घंटे के बाद एसी को 5 से 7 मिनट के लिए बंद कर दें और फिर दोबारा चलाएं।
एक और ज़रूरी बात, एसी की इंडोर यूनिट में जो फिल्टर लगे होते हैं उन्हें भी 15 से 20 दिन में ज़रूर साफ करें, जिससे हवा अच्छी तरह पास हो। इसके अलावा जिस वायरिंग के भरोसे एसी चलाया जा रहा है उसका दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। अगर ये सावधानी बरती जाए तो एसी को बम बनने से बचाया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के गृह मंत्री का इस्तीफा। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, जेनजी का जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और पार्लियामेंट का घेराव उन्होंने किया, 20 से ज्यादा जेनजीज की जान जाने की भी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस बीच ये कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि थोड़ी देर पहले इस बात की जानकारी आ रही थी, लेकिन अब कंफर्मेशन हो रहा है, गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के गृह मंत्री का इस्तीफा। जिस तरह का उत्पात नेपाल में बढ़ रहा है उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया बैन को लेकर युवाओं का बड़ा प्रदर्शन इस वक्त नेपाल में हो रहा है। क्या भारत में त्योहार तनाव का दूसरा नाम बन गए हैं? क्या त्योहार बिना पत्थरबाजी के नहीं मनाए जा सकते? त्योहारों पर ही पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? त्योहारों पर पत्थरबाजी संयोग है या साजिश? क्या त्योहार अब भाईचारे नहीं बैर बढ़ा रहे हैं? ये 5 सवाल इसलिए क्योंकि कल देश में कई जगह पर गणेश विसर्जन किया गया, लेकिन कुछ जगह पर इसको लेकर बवाल हो गया। गणेश विसर्जन की यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और टारगेट करके हंगामा करने का आरोप भी लगा। 2 जगह पर हालात ज्यादा खराब हुए। इसमें मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला और कर्नाटक का मांड्या जिला शामिल है। इन दोनों जगह पर हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि 2 समुदाय में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात को किसी तरह से यहां पर काबू किया जा सका।